अ, अभी तक ब्रह्मपुत्र नदी का सिस्टम को देखा। ब्रह्मपुत्र के साथ साथ हमने जो इंडस रिवर है, उस इंडस रिवर के पूरे सिस्टम को हमने डिस्कस किया। तो अभी हमारे सामने क्या है कि जिस प्रकार से कल की जो क्लास रही थी उसके अंतर्गत हमने गंगा जो नदी है उसके सिस्टम को डिस्कस स्टार्ट किया था, और गंगा नदी का जो सिस्टम है वो हमें पढ़ना है। तो अभी आपके सामने जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप देखिएगा। यही पूरा का पूरा जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी के स्ट्रक्चर को ये तय करता है। अब जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे याद कर सकते हैं, तो आपको ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर जो फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट को आपको देखना होगा। देखिएगा ये पूरा का पूरा गंगा ने, इससे आगे भी गंगा का सिस्टम है। जैसे गंगा सिस्टम का आगे की अगर बात करें तो यहाँ से फिर आगे गंगा और यमुना दोनों आपस में जुड़ जाएगी। फिर उसके बाद बहुत सारी और ट्रिब्यूटरीज जो है, सहायक नदियां बढ़ती रहेगी। अब गंगा की बात करें कि जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी जहां से इसका ओरिजिन होता है, वहां से लगाकर लास्ट पॉइंट तक बहुत सारी शाखाओं के अंतर्गत डिवाइड होती है। तो टोटल इसकी जो लेंथ है गंगा नदी की, वह है 25 इसको ऐसे याद करिएगा, ये है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर की लेंथ के अंतर्गत आपके गंगा नदी फैली हुई। यह भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम जाना जाता है, और भारत के अंदर इसके ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है इसके द्वारा कवर किया जाता है। गंगा हमारी एक महत्वपूर्ण नदी भी है, और 2009 में, यानी 2009 में इसको एक नेशनल रिवर के रूप में जाना गया है। स्टार्ट की बात करते हैं तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री से होता है। तो गंगोत्री जो एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर यानी कैलाश पर्वत के अंतर्गत आपके गंगोत्री है, उस ग्लेशियर से ये निकलती है, और वहां से दो शाखाएं। अब दो शाखाएं कौन कौन सी है, तो हम वापस अपने मैप पर पहुंचते हैं। देखिएगा यहाँ पर दो शाखाएं, जैसे कि हमने कहा कि ये जो गंगोत्री है, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, ये है हमारा यहाँ पर इसका ओरिजिन। तो यहां से ये स्टार्ट होती है, और यहां से स्टार्ट होने के बाद ये दो शाखाओं में, दो शाखाओं का अर्थ हो गया इसकी दो ब्रांचेज है। और दो ब्रांचेज के अंतर्गत सबसे पहली ब्रांचेज की बात करें तो जो भागीरथी, भागीरथी यहां से निकलती है, और यहां से भागीरथी जो निकलती है उसको कहा जाता है गंगोत्री। अगर कहा जाए कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, नहीं, गंगोत्री से भागीरथी, तो गंगोत्री ये है। अब ये चार धाम है, इसमें से जो गंगोत्री है वहां से, जो उत्तराखंड के अंतर्गत है, वहां से आपके ये नदी निकलती है। दूसरी जो नदी है, वो जो नदी है वो ये है अलकनंदा, जो ये कहलाती है। अब अलकनंदा जो है वह निकलती है सतोपथ। ये जो एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतपथ भी कह सकता है, कहा जा सकता है, नहीं तो इसे सतोपथ के नाम से इसे जाना जाता है। ये ग्लेशियर है। इन दो से मैन ये दो रिवर्स निकलती है। अब ये दोनों ही जो नदियां हैं जब यहां पर मिलती है, जिसका स्थान का नाम है देव प्रयाग। देव प्रयाग ये आपके उत्तराखंड के अंतर्गत है। उत्तराखंड में जब ये दोनों ही जब मिलती है, यहां के मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। तब ये गंगा कहलाती है। इससे पहले ये दोनों नदियां अलग है, यानी जो नदी यहां पर निकलती है उसे तो भागीरथी कहा जाता है, और जो सतोपथ से निकलती है उसे अलकनंदा कहा जाता है। तो ये दोनों नदियां मिलकर यहां पर देवप्रयाग से यहां पर कहलाती है गंगा। सबसे पहले ये पूरा का पूरा रीजन, जैसे कि अगर हम कहें ऋषिकेश, ऋषिकेश यहाँ पर, ये इसके ऊपर वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा माउंटेन रीजन है, यानी यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है। और पर्वतीय क्षेत्र से ये यहाँ पर मैदानी, देखिएगा गंगा मैदानी भागों में कहां से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार जो है वह मैदान के अंतर्गत है, और यहां से वो मैदान के अंदर प्रवेश करती है। अब गंगा नदी भारत में उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपके हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद कानपुर, वाराणसी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बहती हुई वापस आगे बढ़ती है। और पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद यहाँ पर इसकी और दो शाखाएं हो जाती है। दो शाखाएं कौन कौन सी होती है, देखिएगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये गंगा नदी का सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने कहा कि एक तरफ से आपके भागीरथी निकलती है,
और दूसरी अलकनंदा निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिली? ये जो स्थान है, ये स्थान कहलाता है देवप्रयाग। अब देवप्रयाग के बाद इसका नाम हो गया गंगा। अब गंगा नदी जो है इस प्रकार से बहती हुई पूरा का पूरा यहाँ पर विभिन्न जो राज्य है उसमें यूपी में सबसे ज्यादा बहती है और ये आगे बढ़ती हुई सीधी पहुंचती है यहाँ पर। जब यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर ये फरक्का एक बांध परियोजना यहाँ पर है। फरक्का नामक स्थान पर इसकी दो शाखाएं होगी। ये दो शाखाएं, एक तो जो शाखा है वो शाखा यहाँ पर जो है वह हुगली नदी को वैसे हुगली शब्द का अर्थ होता है विश्वासघाती। विश्वासघाती कहता है ना, हुगली हमारे शब्द में कह सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है, तो इसको विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो धारा है ये वाली, ये पद्मा नाम से इधर प्रवेश करती है। देखिएगा ये बांग्लादेश में पद्मा नाम से प्रवेश करती है। पद्मा का जो नाम होता है बाद में यहाँ पर मेघना हो जाता है और पद्मा और जमुना ये दोनों यहाँ पर मिलती है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ पर बनती है। यानी यहाँ पर ग्वालंदो नाम का स्थान है। यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है ग्वालंदो। इस ग्वालंदो नामक स्थान पर पद्मा, जमुना, पद्मा का अर्थ हो गया है गंगा, तो पद्मा कहाँ कहलाती है? ये बांग्लादेश के अंतर्गत पद्मा कहलाती है और जमुना ब्रह्मपुत्र कहलाती है बांग्लादेश में। तो गंगा और जमुना या फिर कह दीजिए पद्मा और जमुना या गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां यहाँ पर मिलती है और मिलने के बाद ये आगे मेघना नदी मिलते हुई ये आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर शहरों की बात करें तो शहर कौन कौन से है? तो सबसे पहले कहा कि यहाँ पर जैसे ही मैदानों के अंदर आती है तो मैदानों में सबसे पहले यहाँ पर आपको हरिद्वार मिलेगा। हरिद्वार के बाद ये कानपुर पहुंचेगी। कानपुर के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, फिर वाराणसी आएगा जो इलाहाबाद का है क्षेत्र, फिर आपके बिहार का जो पटना है वो पटना आएगा। पटना के बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल आएगा। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आपके फरक्का। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे आगे बढ़ती। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी सहायक नदियां जो मिलती है वो साइड से आती है, तो बहुत बड़ा एक सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये महानंदा यहाँ पर आ रही है, तो महानंदा जो है वो दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग कहाँ पर है? यहाँ पर सिक्किम के अंतर्गत यहाँ। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से यहाँ पर महानंदा नदी निकलती है और फिर इस प्रकार से आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जिस प्रकार से हमने कहा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर एक डेल्टा क्रिएट करती है। ये जो डेल्टा है इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो दो नदियां यानी मेघना और हुगली नदियों के बीच का ये जो डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है, यहां पर एक स्पेशल ट्री पाया जाता है जिसे सुंदरी कहा जाता है। तो सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन का डेल्टा कहा जाता है। अब इसके बाद कौन कौन सी चीजें बाकी बच जाती हैं? तो गंगा नदी का जो रिवर सिस्टम है उस रिवर सिस्टम के अंतर्गत हमने कहा कि जैसे कि देवप्रयाग कहां पर है? तो भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियां जहां पर मिलती है तो उसे कहा जाता है देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा, देखिएगा मेन रिवर क्या है? ये अलकनंदा। सभी में अलकनंदा कॉमन है, लेकिन जो प्रयाग शब्द देखिएगा सब में कॉमन है। प्रयाग का अर्थ होता है जहां पर दो नदियां या दो से अधिक नदियां आपस में मिलती है तो उसे प्रयाग कहा जाता है। तो देवप्रयाग यानी भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है तो वहां पर आपको देवप्रयाग कहा जाएगा। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है तो रुद्रप्रयाग। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यहाँ पर ये इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकती है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किस प्रकार से यहाँ पर आपके सेट होता है। तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, आपके यहाँ पर नंदप्रयाग और ये विष्णुप्रयाग। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। तो इसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं। तो सहायक नदियों की अगर बात करें तो गंगा नदी जो
यहाँ पर मेरी थोड़ी सी आवाज कट गई थी, मैं यहाँ पर वापस बात करता हूँ। तो गंगा नदी जो है वह हरिद्वार में उत्तराखंड के अंतर्गत मैदानी भागों के अंतर्गत प्रवेश करती है। उसके बाद ये अपने दक्षिण पूर्व में बहते हुए इलाहाबाद के अंतर्गत पहुंचती है, जहां सबसे इसमें यमुना नदी जो है गंगा नदी के अंतर्गत उसके मिलती है। तो जो गंगा नदी है और यमुना नदी दोनों का जो मिलन स्थान है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है या प्रयागराज कहा जाता है, क्योंकि वहां पर ये दोनों नदियां मिलती है। और कहा जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों का वहीं पर मिलन होता है। तो इस प्रकार से प्रयाग जहां पर कुंभ का आयोजन होता है। इसके बाद ये बिहार वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पड़ती है। वेस्ट बंगाल में जैसे ही जाती है तो उससे पहले ये दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। वेस्ट बंगाल में देखिएगा, वेस्ट बंगाल में जैसे ही जाती है तो यहाँ पर गंगा नदी जो है दो शाखाओं में, एक शाखा तो देखिएगा यहाँ पर हुगली के नाम से चली गई और एक जो शाखा है वो यहाँ पर इस प्रकार से चली गई। तो यहाँ पर दो जो नदियां हैं वो आपस में कह सकते हैं कि यहाँ पर दो शाखाओं में, दो ट्रिब्यूटरीज के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलती है। हुगली नदी की बात करें तो हुगली और दामोदर, यहाँ पर दामोदर नदी भी इसके आगे आगे मिलेगी, तो वो आप बाद में डिस्कस करेंगे। जहां पर दोनों मिलती हैं तो उसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और जहां पर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका जो नाम होता है वो चेंज हो जाता है, यानी गंगा नदी तो वहां पर क्या कहलाती है? पद्मा नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से ये वो क्षेत्र है, यानी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी उसमें आकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ये है जमुना, जमुना या जमुना कहा जाता है। और जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ये दोनों बांग्लादेश के अंतर्गत ग्वालंदो नाम का जो स्थान है वहां पर मिलती है, और अंत में मेघना नदी के नाम से अपना पानी जो है वो बे ऑफ बंगाल में डालती। अब प्रमुख शाखाओं की अगर बात करें तो सबसे लंबी जो शाखा नदी है वो है आपकी यमुना, उसके बाद रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन, ये जो नदियां हैं जो सारी की सारी दाहिनी ओर से मिलती है। अब जैसे कि हमने कहा कि ये दाहिनी ओर से मिलते हैं, तो आप देखिएगा सिस्टम, ये जो नदी है जैसे कि आपके रामनगर, अब हम इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है? तो जिस दिशा में जा रहे हैं तो हमारा जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा है, तो इसमें कौन कौन सी देखिए, रामगंगा मिल रही है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर गोमती मिल गई, गोमती के बाद यहाँ पर देखिएगा शारदा है, शारदा के बाद यहाँ पर देखिएगा ये आपके घाघरा नदी यहाँ पर मिली, घाघरा के बाद गंडक है, गंडक के बाद कोसी है, कोसी को अब सौरभ बिहार कहा जाता है। तो ये सारी की सारी रिवर्स यहाँ पर मिलती है। तो ये जो नदियां हैं कौन कौन सी हैं? तो ये महानंदा, सोन जो है ये दाहिनी तरफ से मिलती है, होता है। तो इस प्रकार से ये जो नदी है वहां पर कुछ नेटवर्क के इश्यूज से शायद डिस्कनेक्ट हो रही है क्लास। तो ये वहां पर पश्चिमी ढाल से यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहां से ये निकलती है, और यह गंगा की सबसे वेस्टर्न और सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। इलाहाबाद के पास ये गंगा के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद के अंतर्गत तीन नदियों को का संगम होता है। अब तीन नदियां किस प्रकार से, आप कहेंगे कि दो नदियों के बारे में तो हमने सुना, तो दो या दो से अधिक नदियों का जो संगम होता है तो उसे तो कहा जाता है प्रयाग। तो प्रयागराज कहा जाता है इलाहाबाद का, इलाहाबाद को। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में है। तो यहाँ पर दो नदियां, जैसे कि हमने कहा कि ये तो है यमुना, यमुना मिल रही है, और इधर से जो आ रही है वो है गंगा। यमुना और गंगा ये दो नदियां कहाँ पर मिल रही है? ये आपके इलाहाबाद के अंतर्गत, या इसे कहा जाता है प्रयाग, प्रयाग के अंतर्गत ये यहाँ पर मिलती है, और उसके बाद एक ही शाखा के रूप में आगे बढ़ती है। अब तीसरी नदी जो है वो है सरस्वती। कहा जाता है कि ये अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली यहाँ पर तीसरी नदी जो है वो सरस्वती, यानी पहले सरस्वती नदी यहाँ पर आती थी, अभी वो नहीं बहती है, लेकिन इनडायरेक्टली कहा जाता है कि जमीन के नीचे, यानी जो हमारा क्रस्ट है उसके निचले भागों में अंडरग्राउंड के रूप में यहाँ पर सरस्वती नदी भी मिलती है। तो इस प्रकार से तीन नदियों का संगम इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ये नदी है, उसके बाद है इसमें यमुना। यमुना की जो सहायक नदी कौन सी है? चंबल। चंबल कहाँ से निकलती है? तो मालवा के पठार से, महू की जो पहाड़ियां हैं एमपी की, वहां से ये निकलती है, और उसके बाद ये जो नदी है वो यमुना में मिलती है। कोटा में बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है, और चंबल जो नदी है उसके बीच में कई प्रकार की उबड़ खाबड़ सी भूमि मिलती है, जिसे बैडलैंड टॉपोग्राफी कहा जाता है। बैडलैंड टॉपोग्राफी को हिंदी में कहा जाता है उत्खात भूमि।
अब ये उत्खात भूमि का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको वैसे तो राजस्थान ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये वह क्षेत्र है, जैसे कि अगर नदियां हैं, नदियों ने अपना एक विशेष इरोजन टाइप होता है जिसे गुल्ली इरोजन कहा जाता है या अवनलिका अपरदन कहा जाता है। तो वहां का जो सरफेस है, धरातल है, वो काफी उबड़ खाबड़ हो जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है, तो उसकी जो टोपोग्राफी है वो काफी खराब हो जाती है, बैड हो जाती है, तो उसको बैड लैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। फिर उसकी सहायक नदियों के अंतर्गत आपके रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है और सोन नदी है। जो सोन नदी आपके अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियों के आसपास की जो चित्र है वहीं से आपके नर्मदा और ताप्ती जो है वो भी यहाँ पर से निकलती है। तो ये कुछ नदियां हैं जो आपके वहां सर गंगा की सहायक नदी। कोसी नदी, कोसी क्यों कहा जाता है, तो इसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। सौरो ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपना रास्ता बदल देती है, और रास्ता बदलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नदी बाढ़ लाती है। कहाँ बाढ़ लाती है, तो ये बिहार के अंदर बाढ़ लाती है। इसके बाद ये है आपकी महानंदा जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से यानी सिक्किम से निकलती है। यहाँ पर हम वापस आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये आपकी गंगा नदी का जो रिवर सिस्टम है यहाँ पर थोड़ा सा खत्म होता है। गंगा नदी के सिस्टम के बाद थोड़ा सा यहाँ पर दो नदियां और रह जाएगी, जैसे कि गोदावरी की बात करें तो ये महानदी और गोदावरी की बात करते हैं। तो ये जो नदियां, अब देखिएगा नासिक का जो त्र्यंबकेश्वर है, अब नेक्स्ट जो रहा वो पेनिसुलर इंडिया जो रिवर्स है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी है। तो प्रायद्वीप जो है वो यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर जो स्थान है यानी जो नासिक है, उस नासिक से यहाँ पर ये जो पहाड़ियां निकलती हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ पर प्रायद्वीपीय जो नदियों का जो तंत्र है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो नदियों को किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर हम वाटर का डिवाइडर हमने देखा था, यहाँ पर देखिएगा कि जो प्रायद्वीप है उसका ढाल कुछ इस प्रकार का है। तो इस सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो सारी जो रिवर है जो ईस्टर्न घाट की तरफ जाती है, तो ईस्टर्न घाट की तरफ जो रिवर्स जाती है वो सारा का सारा अपना पानी जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत, यानी यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है वहां पर पानी को डिस्चार्ज करती है। यहां से जो रिवर्स जाती है वो सारा का सारा अपना वाटर जो है वो अरेबियन सी यानी अरेबन जो सागर है वहां पर अपना वाटर को डिस्चार्ज करती है। ये जो रिवर्स है वो एस्चुरीज बनाती है, ये सारी रिवर्स है तो वो आपके डेल्टा क्रिएट करती है। तो इनको हम दो भागों में इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। कुछ जो नदियां हैं जैसे कि हमने कहा कि नर्मदा और ताप्ती वो किस प्रकार से हैं, तो यहाँ पर ये भ्रंश घाटी यानी एक विंध्यन श्रेणी है, सतपुरा श्रेणी है, बीच में यहाँ पर फॉल्ट आ गया, तो ये जो नर्मदा है ये अपना फ्लो इस तरफ रखती है, ताप्ती भी इस प्रकार से अपना फ्लो रखती है। तो जो पेनिसुलर जो इंडिया है उसकी जो नदियों की अगर बात करें तो नदियां कौन कौन सी है, तो यहाँ पर हम महाबलेश्वर की बात करेंगे जिसको लोनावला कहा जाता है। अब लोनावला से कौन सी रिवर निकलती है, तो यहाँ पर कृष्णा नदी निकलती है। त्र्यंबकेश्वर जो नासिक है वहां से गोदावरी नदी निकलती है। इसके अलावा जो कृष्णागिरी जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वहां से कौन सी नदी निकलती है, तो वहां पर कावेरी नदी मिलती है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो डेल्टा, यानी यहाँ पर भी डेल्टा है, यहाँ पर भी डेल्टा है। कुछ नदियां, सारी की सारी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो डिपेंड करता है कि उसके पास डिपोजिट कितना है, क्योंकि डेल्टा बनाने के लिए आपके पास डिपोजिट होना चाहिए। अगर आपके पास सेडिमेंट नहीं है तो आप डेल्टा क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से डेल्टा क्रिएट करने के लिए, यानी जो लंबी नदियां हैं, देखिएगा ये नासिक से आ रही है, काफी लंबी से आ रही है, तो बहुत सारा सेडिमेंट लेके आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे डेल्टा बना रही है, ये भी काफी लंबी आ रही है तो डेल्टा बना रही है, ये भी काफी लंबी आ रही है तो डेल्टा बना रही है। ये पेन्नार नदी यहीं से आ रही है तो ये डेल्टा नहीं बना रही है, वेगाई डेल्टा नहीं बना रही है, ताम्रपर्णी भी डेल्टा नहीं बना रही है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आपको महानदी का डेल्टा देखने को मिलेगा, लेकिन स्वर्ण रेखा जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती। वैतरणी, ब्राह्मणी ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती। हुगली जो शाखा है, अब हुगली को हमने देखा था, हुगली नदी यहाँ पर ये है दामोदर और ये हुगली। अब हुगली कहाँ से अलग हुई, तो हुगली यहाँ से अलग हुई। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको गंगा का एक शाखा का नाम जाना जाता है, ये है पद्मा। अब पद्मा आगे जाएगी यहाँ पर और यहाँ से आएगी ब्रह्मपुत्र नदी जिसे कहा जाता है जमुना। कहाँ पर, बांग्लादेश में पद्मा और जमुना मिलेगी और इसका जो नाम हो जाएगा मेघना हो जाएगा। तो ये सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ की नदियों की बात करें तो महानदी टोटल जो लेंथ है 885 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहाबा
के पास से ये निकलती है, उड़ीसा के अंदर बहती हुई बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत वाटर को डिस्चार्ज करती है। गोदावरी की बात करें तो जो पेनिसुलर जो भारत है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत, यानी जो ये नीचे वाला जो भारत वाला जो हिस्सा है, उसकी सबसे लंबी नदी के रूप में गोदावरी को जाना जाता है। 1465 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ड्रेनेज जो सिस्टम है इसका, वह बाकी जितनी भी जो पेनिसुलर जो रिवर्स है, यानी प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, उनकी तुलना में काफी बड़ा है। कहां से निकलती है तो नासिक की तो त्र्यंबकेश्वर है, वहां से ये निकलती है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बहती हुई राजमुंदरी के पास कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और वहां पर डेल्टा बनाती है। इसे दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा विवादित रहता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो कई जगह आपको गोदावरी मिलेगा, कई जगह पर आपको कावेरी का भी नाम देखने को मिलेगा। इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत पैन गंगा, वैन गंगा, इंद्रावती और मंजीरा जो है दक्षिण तत्व है। उड़ीसा से निकलने वाली जो इंद्रावती नदी है वो बस्तर के पहाड़ छत्तीसगढ़ में बहती हुई गोदावरी से मिलती है। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, आप मैं समझ सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं और टाइम ड्यूरेशन हमारे पास थोड़ा कम है। तो ये पूरा का पूरा रिवर्स का सिस्टम है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर बात करें तो इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक वे नदियां जो बे ऑफ बंगाल में वाटर को डिस्चार्ज करती हैं, तो सबसे पहले हम दामोदर की बात करते हैं। दामोदर का एक डीवीसी करके आपके एक कॉन्सेप्ट और आएगा। ये आपके दामोदर घाटी परियोजना है जो इस पर बनी हुई है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है, ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक बार पुनः पढ़ना है। दामोदर कहां से निकलती है तो छोटा नागपुर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर का पठार, जिसे हमका मिनरल्स के जो रिजर्व्स है भारत के सबसे अधिक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो वहां से ये निकलती है। और भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी में मैंने कहा तो भ्रंश का आता है यानी फॉल्ट वैली। ये इस प्रकार से, यानी ये बीच वाला भाग नीचे चला गया, तो इस प्रकार की वैली के अंदर, यानी वो ढाल के अनुसार न बहकर जो घाटी है उसमें बहती है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंतर्गत ये हुगली नदी से मिलती है। बराकर दामोदर नदी की एक सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। फिर है स्वर्ण रेखा, तो रांची झारखंड से निकलती है, दक्षिण पश्चिम से निकलती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल तथा उड़ीसा में बहते हुए अपना जो वाटर है बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। जमशेदनगर, जमशेदपुर नगर, जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है, जहां पर आपका टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन का जो कारखाना है जमशेदनगर, वो यहीं पर इसी स्वर्ण रेखा नदी के पास स्थापित किया गया है। तो जब हम इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे तो वहां पर इसको वापस हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वैतरणी और ब्राह्मणी जो नदी है, ब्राह्मणी नदी को कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है। तो ये रांची के पास से कोयल और शंख, ये दो सैन्य, कई बार ये प्रश्न कई आईएएस एग्जाम में से पूछा गया है कि शंख किसकी सहायक नदी है। तो कोयल और शंख दो नदियों के मिलने के बाद राउरकेला, राउरकेला एक आपके मिनरल्स का प्रमुख क्षेत्र है, वहां पर ये ब्राह्मणी नदी कहलाती है। यानी कोयल और शंख, ये दो नदियां कहां मिलेगी, राउरकेला में, और उसके बाद क्या कहलाएगी, ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाएगी। फिर उसके बाद कृष्णा नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1401 किलोमीटर की लेंथ है। महाबलेश्वर, जहां पर लोनावला है, वहां से ये निकलती है। लोनावला जो है वो क्षेत्र हमने पढ़ा था कि ये वृष्टि वाला क्षेत्र है, यानी पर्वत का वो भाग जहां पर हाईएस्ट रेनफॉल मिलता है, काफी ज्यादा बारिश होती है। तो लोनावला में काफी अच्छी बारिश होती है। लेकिन यहाँ पर जो पुणे है, जो आपके रेन शेडो जोन के अंतर्गत आता है, तो वहां इसके कंपेरेटिवली कम बारिश होती है। तो क्यों, क्योंकि ये आपके विंडवर्ड है और ये थोड़ा सा लीवर्ड जो इलाका है, यानी पवनानुवर्ती है, पवन विमुखी जो इलाका है, तो वहां पर आपकी बारिश कम होती है। तो वहां से ये निकलती है। फिर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहते हुए बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ये भी डेल्टा क्रिएट करती है जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। सहायक नदियों के अंतर्गत आपके कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूलगंगा, मूसी इंपॉर्टेंट, भीमा और तुंगभद्रा जो है वह नदी। तुंगभद्रा दो नदियों का संगम है, एक तुंग और एक भद्रा। इसके अलावा पेन्नार नदी है, तो पेन्नार नदी कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक के अंतर्गत नंदी दुर्ग से निकलती है। ये नदियां मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ये आपके पेन्नार है, ठीक है। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, तो ये कृष्णा नदी
निकलती है। सबसे लंबी गोदावरी हो गई, सेकंड नंबर पर आपकी कृष्णा हो गई। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा नदी के बाद कावेरी नदी, ये कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले से निकलती है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर ये तमिलनाडु में बहते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। 800 किलोमीटर लंबी है और इस नदी की जो सिस्टम है द्रोणिका, यानी उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका 3% जो भाग है केरल में, 41% जो है कर्नाटक में, 56% जो है तमिलनाडु में, यानी 3 राज्यों के अंतर्गत इसका पानी मिलता है। वाटर साइड जो क्षेत्र है यानी जल ग्रहण का जो क्षेत्र है उसमें कर्नाटक, दक्षिण पश्चिमी मानसून से निम्न क्षेत्रों में तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त हुई है, यानी 2 मानसून सिस्टम भारत में चलता है। उन दोनों ही सिस्टम का पानी जो है इस कावेरी नदी के सिस्टम को मिलता है। इसे दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा, यहाँ पर मैंने 2 बार इस शब्द को लिखा है, देखिएगा इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। तो ये काफी विवादित प्रश्न रहा है कि किसे हम दक्षिण की गंगा, यानी दोनों को ही काफी ज्यादा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। सहायक नदियों के अंतर्गत आपके स्वर्णावती, भवनावती, अमरावती, कबिनी और हैरंगी, हेमावती, ये कुछ नदियां हैं। इतना डिटेल में आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। वेगई नदी जो आपके तमिलनाडु और उसके पास से निकलते हैं, उसके बाद है ताम्रपर्णी नदी। तो ये आपके रिवर का सिस्टम रहा, इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। फिर कुछ नदियां हैं जो अपना वाटर जो है अरब सागर के अंदर डालती हैं। तो अरब सागर के अंदर डाल, जैसे कि अरावली है, तो अरावली की जो है आपके कच्छ के रण के अंतर्गत, साबरमती है तो ये यहाँ पर पानी डाल रही है। माही नदी जो है वो, वाही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसी प्रकार से नर्मदा नदी जो 2 पहाड़ों के बीच में बहती हुई अपना वाटर अरेबियन सी में डालती हैं। ताप्ती नदी अरेबियन सी में, वैतरणी अरेबियन सी में, मांडवी और जुआरी ये दोनों जो नदियां हैं ये दोनों केरला के अंतर्गत है। ये दोनों ही गोवा के अंदर है और गोवा के अंदर से बहती हुई ये आपके वाटर को डिस्चार्ज करती है। इसके अलावा पेरियार नदी है और भारत पूजा नदी है जो केरला के अंतर्गत है, अपना जो वाटर है डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में। तो ये एक अलग सिस्टम है। तो इन नदी के सिस्टम को समझ लेते हैं। सतरंजी नदी, इसे सतरंजी नदी भी कहा जाता है, तो खंबात की खाड़ी के अंतर्गत, केम्बे की खाड़ी के अंतर्गत अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। नर्मदा के बारे में, तो मैकाल पर्वत से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक के अंतर्गत आपको एक रेडियल देखने को मिलता है, यानी एक ही पहाड़ी से आपको कई नदियां देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार का एक सिस्टम मिलता है अमरकंटक की पहाड़ियों में। तो इसमें चोटी से निकलती है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा, यानी जो नदी निकलती है उस नदी के दक्षिण के अंतर्गत सतपुड़ा। अब हमने कहा कि भ्रंश घाटी में बहती है, तो दक्षिण में जैसे कि हमने कहा ये है ST, यहाँ पर लिख दिया, इसका अर्थ हो गया सतपुड़ा। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में है विंध्याचल, उत्तर में है विंध्याचल, यहाँ पर हमने लिख दिया VD। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, यानी ये भ्रंश गति में फॉल्ट वैली के अंतर्गत बहती हुई है और बहती हुई सीधा अरब। अगर फॉल्ट वैली में नहीं, अगर फॉल्ट वैली नहीं होती तो हो सकता था कि इस नर्मदा का जो पानी है वह अरेबियन सी में न जाकर किस में जाता? बे ऑफ बंगाल में जाता, क्योंकि जो ढाल है वो उसी प्रकार से, इसमें बहुत सारे जैसे धुआंधार वाटरफॉल है और अरब सागर के अंतर्गत गिरती है। ये एस्चुरीज बनाती हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, यानी डेल्टा नहीं बनाती हैं। डायरेक्ट इसका पानी जो है वो सी के अंतर्गत ऐड हो जाता है। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी 1312 किलोमीटर लंबी यही नदी है नर्मदा। 3 राज्यों से MP, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। उसके बाद ताप्ती, जिसके किनारे आपकी सूरत शहर बसा हुआ है। तो ये जो है महादेव की पहाड़ियां जो बैतूल MP के अंतर्गत मुल्ताई से निकलती हैं। सतपुड़ा पहाड़ी व अजंता, अब सतपुड़ा है यहाँ पर, सतपुड़ा, अब सतपुड़ा के नीचे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AJ, अजंता और एलोरा, नाम सुना होगा। यहाँ से जो नदी निकलती है वो है ताप्ती, यहाँ से निकलती है ताप्ती और यहाँ पर है नर्मदा। तो ये दोनों ही आपके फॉल्ट वैली के अंतर्गत बहती हुई सूरत के शहर के आगे निकलकर खंभात की खाड़ी के अंदर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। इसके अलावा अरब सागर के अंदर निकाल पानी गिराने वाली नदियों के अंतर्गत आपके लूणी है जो आपके राजस्थान के अंतर्गत अरावली के दक्षिण पश्चिम में नाग पहाड़ी अजमेर में है, वहां से निकलती है और कच्छ के रण के अंतर्गत अपना वाटर रण के अंतर्गत वाटर को डिस्चार्ज कर लेती है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। साबरमती जो है
वो गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी के किनारे पर स्थित है। खंबात की खाड़ी के अंतर्गत अपना पानी गिराती है। माही नदी जो उद्गम तो इसका एमपी में है, एमपी में विंध्याचल जो है वहां से निकलती है, फिर 3 राज्यों में एमपी, राजस्थान और गुजरात में बहती है और अपना वाटर जो है वह खंबात की खाड़ी के अंतर्गत गिरता है। इसका क्या सिस्टम है, देखिएगा राजस्थान का जो सबसे नीचे वाला कैप रीजन है तो एमपी से निकलती है, तो यहाँ पर हमने देखा होगा कि यहाँ पर आपके एक लाइन पास आउट होती है। इस लाइन को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टी कैन, या इसे कर्क रेखा कहा जाता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये कर्क रेखा। तो माही नदी क्या करती है कि एमपी से निकलती है और एमपी से निकलकर ये 2 बार अपना उस रेखा को काटती है। कैसे काटती है, देखिएगा कि यहाँ से ये नदी है तो ये क्या करती है, इधर जाती है, फिर उसके बाद ये माही नदी पर आपका माही डैम बना हुआ है बांसवाड़ा में, और यहाँ पर तो एमपी से निकलती है। एमपी से ये कहाँ जाती है, राजस्थान में जाती है, और राजस्थान से वापस निकलकर कहाँ पर, गुजरात के अंतर्गत अपना पानी। तो इस कर्क रेखा को यहाँ पर इसने 2 बार काटा, तो 2 बार काटने वाली जो रेखा है वो यही नदी है, माही नदी है। इसके अलावा भादर नदी है जो छोटी सी एक नदी है जो अरब राजकोट से निकलती है। इसके अलावा कुछ नदियां हैं जो साउथ की तरफ हैं, तो इसमें एक है आपके वेतरणी जो है वो नासिक जिले के महाराष्ट्र में जो त्र्यंबकेश्वर या त्रिंबक की जो पहाड़ियां वहां से निकलती हैं। मांडवी और जुआरी जो नदियां हैं वो गोवा से निकलती हैं। कालिंदी नदी जो है कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है। शरावती, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक जोग गढ़सोपा वाटरफॉल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक के शिमोगा जिले में। फिर इसके बाद पेरियार जो है जो केरल की सबसे लंबी नदी है, अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा भरत पूजा, ये अन्नामलाई की पहाड़ी और केरल की सबसे बड़ी बड़ी यानी उसका जो वाटर साइड इलाका यानी कितना पानी कहाँ तक पहुंचता है उस हिसाब से ये सबसे बड़ी है और ये सबसे लंबी है। देखिएगा दोनों ही आपने केरल के अंदर लिखी है, ये इस लेंथ में है और इसका जो एरिया है वो काफी लंबा है। इसे पोनानी भी कहा जाता है और भरत पूजा, ये दोनों ही जो नदियां हैं वो केरला की है। ये रिवर का सिस्टम है और इस रिवर सिस्टम के अलावा बहुत सारे यहाँ पर आपको छोटे छोटे से द्वीप और झीलें देखने को मिलेगी। तो वुलर झील, डल झील, ये दोनों आपके जम्मू कश्मीर में है। इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट में ये आपके लोकटक झील है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें आपको तैरती हुई झील कहा जाता है। यहाँ पर फ्यूमिड्स पाए जाते हैं, फुमडीज कहा जाता है, तैरती हुई झोपड़ियां। तैरती हुई झोपड़ियों का अर्थ हो गया है, देखिएगा ये पूरी की पूरी झील है और यहाँ पर एक लैंड स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे लैंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो ये जमीन के टुकड़े यहाँ पर तैरते हैं, झील के अंदर तैरते हैं। लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर अपनी झोपड़ी बना देते हैं। अब ये सोते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर नाइट है और नाइट में यहाँ पर सोता है, तो ये टुकड़ा तैरता तोड़ता सब उठते हैं तब यहाँ पर पहुंच जाता है। तो तैरती हुई झोपड़ियां जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, लोकटक झील। और इन तैरती हुई जो झोपड़ियां हैं उसको वहां के लोकल लैंग्वेज में फुमडीज के नाम से कहा जाता है। काबुल लामजाओ नेशनल जो पार्क है, जो एक मार्क का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया का, वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क ही इसी झील के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो ये लेकटक जो है मणिपुर के अंतर्गत देखने को मिलती है। लेक चिल्का जो साल्टिस लेक है आपके उड़ीसा के अंतर्गत है। इसके अलावा आपके हुसैन सागर है, पुलिकट झील है और कुछ वेम्बनाथ झील है, अष्टमोदी, ये आपके केरला के अंतर्गत आ गई। ये आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत केरला और पोलाकोटू के अंतर्गत। मैंने कहा था कि जो कयाल है या लेगून्स क्या होता है, देखिए कि ये होता है लेगून्स, ये सी का एरिया है। अब यहाँ पर वाटर ये काफी सी का सॉल्टिस वाटर जो है यहाँ पर कलेक्ट हो गया। ये जो सॉल्टिस जो वाटर होता है ये लेक के रूप में डेवलप हो जाता है यहाँ पर। इसे लेगून्स, लेगून कहा जाता है यहाँ पर केरला के अंतर्गत कहा जाता है। तो इसके अलावा राजस्थान के अंतर्गत आपको सॉल्टिस लेक में सांबर देखने को मिलेगा, मीठे पानी की झीलों के अंतर्गत पुष्कर देखने को मिलेगा और डीडवाना भी इसी प्रकार की झील है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ये झीलें हो गई, झीलों के नाम कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार से पुलिकट झील जो है वो लेगून के रूप में है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंतर्गत। चिल्का जो है उड़ीसा के, भारत की सबसे बड़ी सॉल्टिस लेक है। लेगून है जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील के अंदर कई छोटे छोटे से द्वीप पाए जाते हैं जिसमें नालाबाना द्वीप है। वेम्बनाथ जो है केरला के अंतर्गत आपके लेगून झील है। नेहरू ट्रॉफी जो होती है, काफी एक ही नाव पर बहुत ज्यादा लोगों को आपने नाव चलाते हुए देखा होगा। इस प्रकार की एक जो ट्रॉफी होती है जिसे नेहरू ट्रॉफी कहा जाता है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ओणम पर्व पर ये आपके इस प्रकार की नेहरू ट्रॉफी आयोजित होती है। लोकटक झील जो दक्षिण उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी है, मणिपुर के अंतर्गत है। इसे तैरती झील भी कहा जाता है तथा
अपनी उत्पादकता व जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के कारण ये मणिपुर की लाइफलाइन कहलाती है। यहाँ पर विश्व का एकमात्र जो नेशनल पार्क है तैरता हुआ काबुल लामजाओ जो है यहीं पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो झोपड़ी मिलती है, झोपड़ियां जो तैरते हुए जो मकान मिलते हैं उसे फुमडीज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सांबर लेक जो जयपुर के अंतर्गत है, ढेबर झील जो राजस्थान के अंतर्गत है। इसके अलावा ये बहुत सारे बांध जो हैं अलग अलग जगह पर जो बने हुए हैं। ये जलप्रपात है यहाँ पर भाखड़ा नागल परियोजना, ये पूरा डिटेल में आएगा जिसको हम वापस भाखड़ा और नागल यानी भाखड़ा बांध है और नागल बांध है। सतलज नदी पर ये दोनों बांध बने हुए, गोविंद सागर झील के आगे दोनों बांध बने हुए हैं, उसको भी हम काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये पूरा का पूरा रिवर सिस्टम और उस पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो बांध है इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा। टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है भारत का। भाखड़ा नागल जो बांध है वह सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और हीराकुंड जो है वो सबसे लंबा बांध है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ये सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो रहेगा ये पूरा मेरे हिसाब से